डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हिस्ट्री के कुछ बेसिक प्रश्नों की आप लोगों से चर्चा करेंगे। प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यान लगा कर सुनेंगे, क्योंकि ध्यान लगा करके सुनेंगे तभी हम एग्जाम में सही ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, तो प्रश्न कौन कौन से हैं देखिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस का संबंध अशोक से किसने स्थापित किया था। इसका मतलब ये है कि अशोक ही कौन था? सेंड्रोकोटस था। यह किसने कहा? तो आप बताएंगे सर विलियम जोन्स ने कहा। किसने कहा? सर विलियम जोन्स ने कहा कि अशोक ही क्या था? सेंड्रोकोटस था। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य एक पहिए पर नहीं चलता। कई बार पूछ लेते हैं, एक दे दिया ये कथन, जैसे राज्य एक पहिए पर नहीं चलता, ये कथन किसका है? प्रश्न ये से पूछा जाएगा, राज्य एक पहिए पर नहीं चलता, तो आपको तो ऑप्शन में देखना है। ऐसे देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? चाणक्य। चाणक्य अगर नहीं मिले तो क्या मिल सकता है? कौटिल्य मिल सकता है, क्योंकि कौटिल्य और चाणक्य एक व्यक्ति के ही दो नाम हैं। ठीक है, जैसे हंसराज मेरा नाम है और एचआर सर भी मेरा ही नाम है। ठीक है ना, तो दो नाम एक ही व्यक्ति के हैं, तो कौटिल्य भी चाणक्य है और चाणक्य भी कौटिल्य है। आगे बात समझ में, तो राज्य एक पहिए पर नहीं चलता, ये कथन किसका है? तो चाणक्य का है। ठीक है, फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में उसके विदेशी राज्यों से संबंधों के बारे में लिखा गया है? अशोक क्या करता था? पत्थर के स्तंभों पे लिखाता था। ठीक है, शिलालेखों पे लिखवाता था। तो किस शिलालेख में? बहुत सारे शिलालेख लिखाए हैं, तो उसमें किस शिलालेख पर क्रम संख्या आप लोगों से पूछना चाह रहा है, उसमें ये लिखा है कि हमारे जो मगध साम्राज्य है, अशोक का मगध साम्राज्य तो था, उसका किन किन विदेशी राज्यों के साथ संबंध था, यह भी उसने लिख रखा है। ठीक है, तो कौन से शिलालेख में लिख रखा है? 13वें अभिलेख में ये लिखा गया है। कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में ये लिखा गया है। आगे बात समझ में, कौन से अभिलेख में विदेशी राज्यों से संबंध के बारे में लिखा है अशोक ने? तो आप लिखेंगे 13 विदेशी राज्यों के साथ संबंध, याद रख लेंगे ना। 13 विदेशी राज्यों के साथ में संबंध था अशोक महान। 13 विदेशी राज्यों के साथ संबंध। ठीक है, तो विदेशी राज्यों के साथ संबंध का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट, सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तो आप बताएंगे तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक। ठीक है, ताम्रलिप्ति तक। आगे बात समझ में, तक्षशिला से ताम्र याद रखा जाएगा, तो ऑप्शन में आप टिक लगा देंगे, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक का था सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग। नेक्स्ट, युद्ध में हाथियों का व्यापक उपयोग किसने किया था? मगध साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने अपने जो पड़ोसी राज्य है ना, उनको जीतने के लिए सबसे पहले हाथियों का खूब सारे हाथी ले गए लड़ाई में। अब हाथियों पर ऊपर बैठ गए, हाथियों के ऊपर खुद बैठ गए, तो भी अब जीतेगा कौन? कुछ तो हाथी वैसे पैर रख के मार देंगे। ठीक है, और जो बच जाएगा उसको तलवार से काट देंगे। तो युद्ध में सबसे पहले हाथियों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किसने किया था? बहुत अधिक संख्या में मगध साम्राज्य के राजाओं ने, शासकों ने किया था। आगे बात समझ में, फिर नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि दास जो होते थे, पहले क्या है कि राजा महाराजा महलों की साफ सफाई के लिए नौकर रखते थे, जिनको दास कहते थे। बिना बस खाना पीने में वो रह जाते थे, कोई तनख्वाह वगैरह उनको नहीं देते थे। तो दास जो थे ना, उनको सबसे पहले खेती में लगाया गया, कृषि कार्य में। अच्छी बात है ना, खेती में आराम से खेती करें, आराम से दूध मलाई खाएं, अच्छी चीजें खाएं। तो कृषि कार्यों में सर्वप्रथम किस काल में लगाया गया था? मौर्य काल में। कौन से काल में दासों को सर्वप्रथम कृषि कार्य में लगाया गया था? मौर्य जो है ना, वो भी खेत में ज्यादा मिल जाते हैं ना, समझ गए ना। मौर्य काल में दासों को सर्वप्रथम खेत में कृषि कार्यों में लगाया गया था। याद रखना, मौर्य काल में दासों को सर्वप्रथम कृषि में लगाया गया था, व्यापक तौर पे बहुत अधिक संख्या में। कौटिल्य ने सर्वाधिक किस व्यवस्था पर जोर दिया था? कौटिल्य जो चाणक्य था ना, किसका था वो? चंद्रगुप्त मौर्य का ना। तो कौटिल्य जो था, उसने सर्वाधिक किस व्यवस्था पर जोर दिया था? तो आप बताएंगे गुप्तचर व्यवस्था पर। किस व्यवस्था पर? गुप्तचर व्यवस्था पर जोर दिया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है,
सारनाथ का स्तंभ जो है, देखा है क्या आपने सारनाथ का स्तंभ? नहीं देखा? आपने नोट देखा है? उस नोट पे एक साइड में जो आता ना एक पिलर सा, उसके ऊपर शेर से बने हुए रहते हैं। नहीं देखा क्या? अरे क्या बात करते हो, ऐसे थोड़ा होता है। देखा ना, रुपयों में बना रहता है वो स्तंभ सा, एक शेर से लगे रहते नीचे, ठीक है? तो वह किसका है? सारनाथ का स्तंभ है। उसके शीर्ष पर कितने शेर हैं? 4 सिंह है। शीर्ष पर 4 सिंह है, ये ध्यान रखना। संधि घाता मौर्य काल में ये है व्यक्ति जो था, एक नाम है संधि घाता। वो क्या क्या काम करता था ये पूछ रहा है। मौर्य काल में संधि घाता का क्या काम था? राजकोष की देख रेख करने वाला व्यक्ति। मौर्य काल में उल्टे भी तो प्रश्न बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। आप लोगों से पूछ ले कि मौर्य काल में राजकोष की देख रेख करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? संधि घाता कहलाता। क्या कहलाता था? सन्नी देवल मत करते ना, सन्नी देवल भी राजकोष की देख रेख कर सकता हो, है ना? सन्नी घाता याद रह जाएगा। सन्नी घाता क्या करता था? राजकोष, राजा का जो खजाना होता था ना, उसकी देख रेख करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? सन्नी घाता। ठीक है, जैसे पढ़ाने वाला व्यक्ति आजकल क्या कहलाता है? टीचर कहलाता है। उस समय राजकोष की देख रेख करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? सन्नी घाता कहलाता था। ठीक है, अब एक जो भारतीय शासक थे मगध के बिंदुसार ने किस राजा से शराब, मधु व दार्शनिक भेजने के लिए प्रार्थना की थी? विदेशी राजा था एंटियोकस प्रथम। किससे पता है क्या मंगवाया था फॉरेन से? कि शराब भिजवाना, शहद भिजवाना, और कोई दार्शनिक व्यक्ति हो तो उसको भिजवाना हमारे पास। ठीक है, तो किस राजा से? एंटियोकस प्रथम। किससे की थी? बिंदुसार से। बिंदुसार ने किस राजा से प्रार्थना की थी? किसके लिए भाई? शराब के लिए, मधु के लिए और दार्शनिक के लिए। ठीक है, समझ गए? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बिंदु अंटी, एंटी मत याद करो, बिंदु अंटी याद कर लो। बिंदुसार ने किस राजा से प्रार्थना की थी? एंटियोकस से। एंटियोकस से भी याद कर सकते हो, एंटियोकस प्रथम। आगे बात समझ में? हाँ, याद रखना, बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजदूत कौन था? डायोमेकस। डायोमेकस भी लिख सकते हैं, डायोमेकस। बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजदूत कौन था? डायोमेकस था। कौन था? ठीक है, अशोक की लुम्बिनी यात्रा के बारे में किस स्तंभ लेख से अपने को मालूम पड़ता है? ठीक है, अशोक ने कहां की यात्रा की थी? लुम्बिनी की यात्रा की थी, लुम्बिनी वन की यात्रा की थी। ठीक है, यह कौन से स्तंभ लेख से अपने को मालूम पड़ता है? हाँ, अब पता है याद कैसे करना है? याद करने की, पढ़ना अलग चीज है, याद करना भी जरूरी है, दिमाग में भी फीड होना जरूरी है। यात्रा पर जा रहे हो तो रुकना मत, यात्रा ही करते रहो, तो याद रह जाएगा। कहां की यात्रा? लुम्बिनी यात्रा। तो रुक आ गया ना तो उस पर टिक लगा देना। यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते रहो, रुकना मत भाई। तो कौन सा स्तंभ लेख है? रुक्मेदेई स्तंभ लेख। रुक्मेदेई, रुक्मेदेई, रुक्मणी देवी मत कर लीजिए, रुक्मणी देवी, रुक्मेदेई। हाँ, रुक्मेदेई स्तंभ लेख। चाणक्य नीति की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का ही तो था सेनापति। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसे बढ़ाना है, ठीक है, अन्य राज्यों को कैसे जीतना है, शासन कैसे चलाना है, उसको कहते हैं चाणक्य नीति। उसको क्या है? चाणक्य नीति। तो कौन सी बुक कौन सी बुक में चाणक्य नीति की जानकारी है? मुद्रा राक्षस। किसने लिखा था मुद्रा राक्षस? पता है? नहीं पता? नहीं पता क्या मुद्रा राक्षस? विशाखादत्त। हाँ, विशाखादत्त मुद्रा राक्षस। चाणक्य नीति की जानकारी किससे मिलती है? मुद्रा राक्षस से मिलती है। ये ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है ये कोई राक्षस नहीं है, कहीं आप राक्षस समझ लो। क्या है मुद्रा राक्षस? एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसके बारे में हमें किसका पता चलता है? चाणक्य नीति के बारे में, कि चाणक्य ने क्या क्या प्लान बनाए थे जीतने के लिए।
ठीक है, चाणक्य ने क्या क्या प्लान बनाए थे शासन चलाने के लिए। ठीक है, तो चाणक्य नीति जो है उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखादत्त। याद रह जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, देखो प्रश्न बढ़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? पहले तो ये प्रश्न बढ़ता है, जैन धर्म। याद हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था। आप कैसे कह सकते हैं? आपको क्या पता? क्योंकि एक बुक में लिख रखा है, एक ग्रंथ में लिख रखा है। कौन से ग्रंथ में लिख रखा है? परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन क्या है? जैन धर्म का एक ग्रंथ है। उसमें यह लिख रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन धर्म ग्रहण किया था। किसमें लिख रखा है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में, या परिशिष्ट पर्व में लिखा आता है तो भी ऑब्जेक्टिव में सही कर देना। परिशिष्ट पर्वन किसका ग्रंथ है? किस धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का ग्रंथ है। समझ गए बात को? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? जैन धर्म ग्रहण किया। ये प्रश्न बढ़िया है। फिर मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ है। उसने विभिन्न कलाओं के विभिन्न डिजाइन की क्या बनाए हैं? स्तंभ बनाए हैं, पत्थर के स्तंभ बनाए हैं। ठीक है, भारतीय मेकियावली किसे कहते हैं? चाणक्य को। समझ गए? ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मेकियावली किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य है। चाणक्य का ही अन्य नाम क्या है? कौटिल्य है। तो भारतीय, इसको एक और नाम हो गया भारतीय मेकियावली। भारतीय मेकियावली किसे कहा गया है? चाणक्य को। ठीक है, मेकियावली अलग है, लेकिन भारत का मेकियावली किसको कहा गया है? चाणक्य को। समझ गए? भारतीय मेकियावली किसे कहा गया है? चाणक्य को कहा गया है। अब सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनके साथ साथ कौन कौन से इतिहासकार आए थे? ये प्रश्न पूछ लेते हैं। या कौन सा इतिहासकार नहीं आया था? 3 का तो नाम दे देंगे। इनको याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि 3 का तो नाम दे देंगे ऑप्शन में, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथा दूसरा दे देंगे। प्रश्न क्या बन जाएगा? नहीं, प्रश्न ये बन जाएगा कि सिकंदर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार नहीं आया था? कौन सा इतिहासकार नहीं आया था? तो नियार्कस आया था, ऑन सिक्रीटस आया था, और एरिस्टोबुलस आया था। ठीक है, तो कम से कम पहला नाम तो याद लिखो, निया ऑन एरिस्टो। निया ऑन एरिस्टो याद आ जाएगा। निया ऑन एरिस्टो याद रहना चाहिए। नियार्कस ऑन सिक्रीटस, ऑन सिक्रीटस, नियार्कस ऑन सिक्रीटस और एरिस्टोबुलस। एरिस्टोबुलस, इनके ऊपर अपने को रुकना पड़ता है, जहां याद नहीं होता ना। अब ये तो आएगा नहीं रमेश, मुकेश, सुरेश, ऐसा नाम तो आएंगे नहीं भाई। ये विदेशी हैं, नाम अलग है, अपने वाले नाम नहीं है। तो इनको याद करने के लिए थोड़ी देर इनके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना? वैसे आप, हम तो क्या है कि भूल जाते हैं अगर किसी को याद नहीं करते हो। जैसे फूफा जी हो, फूफा जी भी एक बार राखी लेके नहीं आते ना, उसका नाम भूल जाते हैं हम। फूफा जी का क्या नाम है? अब बड़ा राख्या तो आया बना, अगले राख्या वहां जरूर भूल जाओ। नहीं समझे? तो नाम याद कब याद होगा? तो थोड़ी सा उसको टाइम देंगे, समय देंगे, बात करेंगे। तो नियार्कस ऑन सिक्रीटस और एरिस्टोबुलस जो है वो क्या है? सिकंदर के साथ आने वाले क्या है? 4 इतिहासकार, 3 इतिहासकार हैं। सिकंदर के आक्रमण के साथ उनके साथ आए और इन्होंने भारत के बारे में कुछ ना कुछ लिखा। जब कोई साथ आता है, जब आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, तो कहीं कोई चीज देख के आते हो तो उसको डायरी में लिखा करो कि हम वहां गए, हमने वहां ये देखा। ठीक है, जब ये भी सिकंदर तो राजा था ना, उनके साथ आए तो आके तो भारत में देखा कि हमने भारत में जाकर क्या क्या देखा। ठीक है ना? वो लिखा है इन्होंने, भारत के बारे में इसने लिखा है, नियार्कस ऑन सिक्रीटस एरिस्टोबुलस। नेक्स्ट है, अशोक ने धर्म प्रचारक नहीं भेजा। कौन से देश में नहीं भेजा? मकदूनिया। कौन से देश में नहीं भेजा? मकदूनिया में
धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा। अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था भाई? अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? और इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म। ठीक है। और देखिए कहां भेजा था? श्रीलंका में भेजा धर्म प्रचार के लिए। वो धर्म ग्रहण करके उसका प्रचार करने के लिए भेजा। श्रीलंका में भेजा, मिस्र में भेजा, इथियोपिया है ना, इथियोपिया यहां पर भी भेजा। ये भी सही किया है। मौर्य शासक, कौन से मौर्य शासक की राजधानी उज्जैन थी? दशरथ की राजधानी कहां पर थी? उज्जैन। दशरथ की राजधानी कहां पर थी? उज्जैन। अब तीसरा, ये देखो 20वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तृतीय बौद्ध संगति की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तृतीय बौद्ध संगति की जानकारी अपने को कहां से प्राप्त होती है? प्रश्न और पूछते हैं, पहली बौद्ध संगति कहां हुई? द्वितीय बौद्ध संगति कहां हुई? तृतीय बौद्ध संगति कहां हुई? ठीक, ये प्रश्न बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगति कहां हुई और किसके शासनकाल में हुई? ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगति की जानकारी महावंश से प्राप्त होती है। पता है तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। हाँ, समझ गए? किसके शासनकाल में? अशोक के। वैसे एक टिप्स याद कर सकते हैं आप लोग, जैसे आपको कहूं अजाका अशोक याद कर लो आप। अजाका अशोक याद रह जाएगा। देखो पहली जो बौद्ध संगति हुई वह अजातशत्रु के समय हुई। किसके समय? अजातशत्रु के समय। दूसरी बौद्ध संगति हुई जो कालाशोक के समय हुई। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई। और चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के, क्या वो लिख रखा ना, कनिष्क के शासनकाल में हुई। 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक के समय, तीसरी अशोक के समय और चौथी कनिष्क के समय। याद रह जाएगा। तो तृतीय बौद्ध संगति या तीसरी बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तीसरी अशोक के समय। और इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? फिर लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभों का पता सर्वप्रथम कहां पर चला था? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। तो हम भी चलते हैं अब दिल्ली में। अगली क्लास में हम और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें आगे।